हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चल नीचे आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिसंबर 21 सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन प्लान कि अब लास्ट मोमेंट पे हमें एडवांस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से करती है। ये जो प्लान मैंने बनाया है ये बेसिकली बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के हिसाब से बनाया है। अगर कोई सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेकंड ग्रुप का स्टूडेंट है तो वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, एक दिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेगा। ये मैंने बोथ ग्रुप्स के हिसाब से बनाया क्योंकि उनके लिए थोड़ा टाइम कम होता है। जो सेकंड ग्रुप का एक्सक्लूसिवली सेकंड ग्रुप का बच्चा होगा उसके लिए टाइम पहले ही होगा, उसका पहले ही पेपर एडवांस अकाउंटिंग का होने वाला है, तो वो अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज कर सकता है। करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना है जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं। ठीक, अब ग्रुप वन अकाउंटिंग की भी मैंने सर लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन प्लान की वीडियो बना दी थी, चैनल पे अवेलेबल है। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर उसे भी देख लेना। ठीक, आओ जी तो डिस्कस करते हैं सर एडवांस अकाउंटिंग के लिए लास्ट मोमेंट में हमें किस तरीके से तैयारी करके चलनी है सो दैट हमारा कम से कम टाइम में मैक्सिमम हमारी कवरेज हो पाए। ठीक, और एक कॉन्फिडेंस रहे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। लो जी, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट डे आपको मिलेगा वो मिलेगा 12 तारीख का। 12 तारीख का आपको आपका ग्रुप वन का टैक्स का एग्जाम खत्म होगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे सर, लगभग 5 बजे एग्जाम पेपर खत्म होता है और आप 6 बजे के आसपास मैं मान के चलता हूँ 6 बजे तक आप लोग अपने घर पे आ जाते हो। ठीक, अच्छा, जो जिनका पहले ही पेपर एडवांस अकाउंटिंग का होगा, जो बहुत सेकंड ग्रुप का स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, उसके लिए 12 का भी दिन है, वो 11 से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देगा। 11 दिसंबर से आप लोग एक्सक्लूसिवली एडवांस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन शुरू करना। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर जिसका सेकंड ग्रुप का ही पेपर है और सेकंड ग्रुप में पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग होता है, तो उन लोगों के लिए टाइम क्या क्या है सर, 11 11 का पूरा दिन, 12 का पूरा दिन, 13 का पूरा दिन और 14th को आपका एग्जाम है तो 14th का आपको आधा दिन। अगर आप 11 नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 का पूरा दिन, 13th का पूरा डे और 14th का जो आपके पास कुछ घंटों का टाइम होता है। ठीक, बेटर तो यही रहेगा सर 12 13 पूरे पूरे दिन दो और 14th का आपका कुछ टाइम का जो आधा टाइम आपके पास होता है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करना, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना जो एक्सक्लूसिवली सेकंड ग्रुप वाले बच्चे हैं जिनका पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग है। मैंने ये जो प्लान बनाया है ये बोथ ग्रुप्स वालों के हिसाब से बनाया है। तो बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा क्या करेगा सर, क्योंकि वो 12 तारीख को टैक्स का पेपर देके आएगा, तो आएगा लगभग 6 बजे के आसपास। उसके बाद उसे एडवांस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो आते ही सर आप लोग पढ़ाई कभी भी नहीं शुरू कर सकते। अगर आप कोशिश भी करोगे कि मैं आते ही अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाऊंगा, आधे घंटे के अंदर अंदर मैं दोबारा पढ़ाई करनी शुरू कर दूंगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसमें आपको क्या करना चाहिए सर, आते ही जो मैं करता था मैं आपको वही चीज बता देता हूँ। मैं क्या करता था सर, आते ही 6 बजे के आसपास मैं घर पे पहुंचता था। आते ही मैं सर पहले कुछ अच्छे से खा पी लेता था, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले ज्यादा कुछ भूख लगती नहीं है ना इतना खाया जाता। तो आते ही काफी भूख लगती है तो आते ही मैं अच्छा कुछ खा लेता था, पेट भर के खाता था सो दैट मुझे थोड़ी सी नींद आने लग जाए। ठीक, तो आते ही खाया पिया, उसके बाद क्या करता था सर, मैं 1.5 से 2 घंटे सोता था आराम से। ठीक, आपको भी ये करना चाहिए कि सर आए घर पे, खाया पिया, थोड़ा हैवी खा लो, अच्छे से पेट भर के खा लो और उसके बाद आप 1.5 से 2 घंटे की अपनी स्लीप ले लो, सो जाओ अच्छे से। और अलार्म लगा दो या किसी को बोल के सो, कैसे भी करके सर आपको 8 बजे उठ जाना है। ऐसा नहीं, क्योंकि गलती ये भी हो जाती है कि बच्चा क्या करता है, आएगा खाएगा पिएगा सो जाएगा और सोने के बाद वो 6 बजे अगर सो गया तो वो 10 10 11 11 बजे रात को उठ रहा है, वो फिर आप अपना टाइम खराब कर लोगे। आपको अलार्म लगा के सोना है या घर पे किसी को बोलकर सोना है कि मुझे 8 बजे शार्प उठना ही उठना है, क्योंकि टाइम है ही नहीं है, आप टाइम वेस्ट क्या करोगे, तो टाइम ही नहीं है आपके पास। ठीक, तो 8 बजे आपको शार्प उठ जाना है। ठीक, गलतियां एक और क्या होती है सर, आते ही हम क्या करते हैं, हम दोस्तों से बातें करने लग जाएंगे, हम कोई टीवी देखने लग जाएंगे, हम मोबाइल में टाइम खराब करने लग जाएंगे। वो सब चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। उनसे आपको सर रेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर दे के आते हो, माइंड वैसे ही स्ट्रेस में होता है, तो आपको माइंड को रिलैक्स करना है। माइंड रिलैक्स करने का तरीका सबसे बढ़िया है सर सो जाना, क्योंकि इस टाइम थकावट भी होती है, तो सो जाओ, बेस्ट है। ठीक, तो 8 बजे के आसपास आप पढ़ने बैठोगे और क्या करोगे सर, 8 बजे उठते ही अब आप अपनी एडवांस अकाउंटिंग शुरू कर दोगे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए क्या रखे हैं सर, इजी इजी चैप्टर रखे हैं। देखो जो 12 तारीख का दिन है, जो आप एग्जाम टैक्स का एग्जाम दे के आ रहे हो, वो वाला जो दिन है, वो सर आपको क्या करना है, काफी अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, वो पहला दिन करते हैं खराब और फिर क्या होता है कि एक दिन अगला बचता है, उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होता है तो सर तैयारी नहीं हो पाती, तैयारी नहीं हो पाती, पेपर खराब होता है। ठीक, आपको क्या करना है सर, सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आपने देखो 12 तारीख का दिन खराब किया तो पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीजें कनेक्टेड है, खराब होती चली जाएंगी।
ठीक। तो 12 तारीख का जो दिन है वो आपको सर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें सर स्टार्टिंग में ही आपको कोई भी हैवी सब्जेक्ट, हैवी चैप्टर नहीं उठाना, कोई भी ट्रिकी चैप्टर नहीं उठाना, आपको आसान एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैंने 8 से 10 बजे का स्लॉट निकाला, 2 घंटे का स्लॉट। इस 2 घंटे में आप लोग क्या करोगे सर, 2 चैप्टर उठाए मैंने, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, 2 चैप्टर उठा लिए, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। 12 से 16 नंबर की वेटेज रखते हैं दोनों चैप्टर, और चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा बेहद आसान है। तो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी से आप शुरुआत करोगे। और 2 स्टैंडर्ड पकड़े हमने, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये दोनों स्टैंडर्ड आप लोग कवर करके चलोगे पहले 2 घंटे में। कौन कौन से सर, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, AS7 और AS9। ठीक। अब मैं चैप्टर वाइज आपको एक चीज और बताता चलूंगा सर, कौन से चैप्टर में क्या टॉपिक मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं सर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है सर एग्जाम में वैसा ही वही चीज आएगी, कोई जरूरी नहीं है। बस थोड़ा सा पास पेपर को देख के थोड़ा सा पता लग जाता है कि क्या आने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वही चीज आएगी, कुछ भी आ सकता है। पिछली बार भी यही हुआ था सर, सोचा कुछ था लेकिन आया कुछ है। इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें करनी है, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन स्टिल हम ये देख सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि सर कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप पहले कवर कर लो, बस यही होता है। ठीक। जैसे अगर मैं बैंकिंग कंपनी की बात करूं तो मुझे लगता है सर पीएनएल अकाउंट का क्वेश्चन इन्होंने लास्ट टाइम में पूछ लिया, पूरा पीएनएल अकाउंट ऑफ बैंक बनाने के लिए पूछ लिया। मुझे ऐसा लगता है सर इस बार ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 नंबर के। एक ये प्रोविजन के ऊपर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्रोविजन के रेट्स अच्छे से याद करके जाना, प्रोविजन कैलकुलेशन। और एक ये रिबेट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिबेट फॉर बिल डिस्काउंटेड। ये 2 एडजस्टमेंट के ऊपर ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है सर बैंकिंग आए ही 5 नंबर का, एनबीएफसी से 10 नंबर का डाल दें, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो प्रोविजन और रिबेट का क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। एनबीएफसी की अगर मैं बात करूं तो सर एनबीएफसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रोविजन का क्वेश्चन बन सकता है। और एक एनबीएफसी में ना अकाउंट्स वाला क्वेश्चन है, ओवर ड्यू अकाउंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू वगैरह का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके जाना। अगर वो क्वेश्चन आता है तो सर वो क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 2 ही क्वेश्चन है स्टडी मैट में, बेहद आसान क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अगर आएगा तो 10 नंबर का आएगा। ठीक। तो ये इस तरीके से कवर करके जाना, प्रोविजन और रिबेट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, और एनबीएफसी में प्रोविजन एंड अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट्स वाला क्वेश्चन, ये अच्छे से कवर करके जाना। ये तो करना ही करना है, इसके बाद आप बाकी सारी चीजें करते चले जाना, पहले प्रेफरेंस इनको देनी है आपको। ठीक। और 2 स्टैंडर्ड हमने पकड़ लिए, AS7 और AS9, पूरे पूरे कर लेना, छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, पूरे ही करने हैं आपको। ठीक। करना किस तरीके से सर, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ये हर चैप्टर में एप्लीकेबल होगी यही सीक्वेंस। कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ोगे, उसके बाद आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे। सॉल्व करने का टाइम नहीं है क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन को पहले माइंड में देखना है कि भाई ये एडजस्टमेंट ऐसे होगी, ये एडजस्टमेंट वैसे होगी, और अपने आंसर को एक बार जो माइंड में चल रहा है उसको वेरीफाई करना है। ऑडिट टेक्निक अपनानी है बस, और कुछ नहीं करना। कॉपी पे आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस एक आध क्वेश्चन अगर आपको थोड़ी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है या कहीं आप अटकते हो, वो वाली चीज आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज पेन पेपर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सिर्फ ऑडिट टेक्निक से अपनी बुक में ही आपको कुछ करनी है कैलकुलेशन, तो उसमें कर सकते हो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक। स्टडी मटेरियल के बाद आपको क्या करना है, साथ साथ आपको मार्क्ड क्वेश्चन, देखो अगर आप पीछे से पहले से पढ़ते आ रहे हो और आपने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर रखा है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेना। जैसे अगर कोई मेरा स्टूडेंट है तो सर मेरी बुक में से उसने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मार्क करे होंगे, जो मैं लेक्चर के साथ साथ बोलता हूँ, तो वो क्वेश्चन आप लोग देखोगे। अगर सर आप स्टूडेंट नहीं हो मेरे, कोई बात नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं। क्या करोगे सर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस उठा लेना, पिछले 3-4 क्वेश्चन पेपर उठा लेना, और चैप्टर वाइज आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी देखते चले जाना। इतनी कवरेज आपको सर करके चलनी पड़ेगी। सर इतना सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड से करोगे तो हो जाएगा। ठीक। स्पीड बनानी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ही। ठीक। उसके बाद 8 से 10 बजे तक आपने काम किया, फिर 1-2 घंटे पढ़ने के बाद एक 10-15 मिनट का गैप ले लेना। ठीक। फिर उसके बाद आप उठाओगे सर 10:15 बजे से लेकर लगभग 12-12:30 तक, जितना आपसे पढ़ा जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है सर इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है, 12 बजे तक, 12:15 बजे तक, 12:15 तक, जितना आपसे पढ़ा जाए। कोशिश करना 12:30 तक सो जाओ, क्योंकि अगले दिन फिर उठना भी जल्दी है। ठीक। तो 12-12:30 तक आपको क्या करना है सर, 4 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 4 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने यहां पर रखे हैं। AS19 लीज वाला, AS20 अर्निंग पर शेयर, AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, और AS22 टैक्सेस ऑन इनकम, डेफर्ड टैक्स एसेट वाला। ठीक। तो ये मैंने 4 स्टैंडर्ड रखे हैं आपके 2 से 2.25 घंटे में। करना क्या है सर, वही कॉन्सेप्ट्स, आईसीएस स्टडी मटेरियल और मार्क्ड क्वेश्चन, नहीं तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ये सब चीजें आप लोग कवर करके चलोगे। देखो
12 तारीख में ही मैंने आपको क्या करा सर, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने 12 तारीख में आपसे कवर करवा दिया। कौन कौन से जो मुझे लगता है इस बार आने के पूरे पूरे चांस है, AS 7, 9, 19, 20, 26 और 22। सर आपको अच्छे से पता है सर, ग्रुप 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वेटेज ज्यादा है। AS लगभग आपके 30 to 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला कंपलसरी क्वेश्चन तो AS का होगा ही होगा, बीच में भी कहीं भी AS का क्वेश्चन डाल सकता है, या फिर लास्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें भी आपको सर 2 या 3 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर 30 to 35 मार्क्स में इन AS में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। AS 7, 9, 19, 20, 26 और 22, मतलब ये लगा लो इन 6 में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना है स्टैंडर्ड्स को, बिल्कुल आपको इनमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो 12 तारीख आपका काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करोगे तो हो जाएगा काम आपका। ठीक, अब आता है सर डे नंबर 2, 13 दिसंबर, जो पूरा दिन आपका सर क्या है सर, छुट्टी वाला दिन है, अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग को ही देना है आपको टाइम। इसमें आप लोग क्या करोगे सर, 12:30 लास्ट डे, आप 12:30 बजे तक सो गए, 12 साढ़े 12 तक आप लगभग 6 साढ़े 6 बजे उठोगे और 11 साढ़े 11 तक का एक 5 साढ़े 5 घंटे का एक स्लॉट निकाल के चलोगे, स्टडी स्लॉट। बीच में सर 15-20 मिनट का ब्रेक जरूर ले लेना, क्योंकि 15-20 मिनट का ब्रेक आपको चाहिए, और 5 घंटे अब आपको पढ़ाई करनी है। और इन 5 घंटे में सर आप लोग क्या करोगे, इन 5 घंटे में मैंने चैप्टर्स उठाए आपके पार्टनरशिप। उठते ही सुबह सुबह का फ्रेश स्टार्ट है, थोड़ा बड़ी चीज हम कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप उठा लिया, बड़ा टॉपिक अपने आप में, 15 से 20 नंबर की वेटेज रखता है। पार्टनरशिप में सर मुझे ऐसा लगता है इस बार ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट टाइम इन्होंने एलएलपी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो एलएलपी थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एलएलपी को अच्छे से करके जाना। और पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है सर पूछा जा सकता है, या फिर गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर वर्सेस मरे रूल इतना ज्यादा इरेलेवेंट होता नहीं है, क्योंकि वो आसान होता है, तो वो इंस्टीट्यूट ज्यादा पूछता नहीं है, वो बहुत सिंपल होता है। ठीक, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है, लगभग 15-20 नंबर का, तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। ठीक, उसके बाद आपका सर ईसॉप्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, देखने को मिलेगा आपको, तो ईसॉप्स का क्वेश्चन करके जाना। बायबैक हो गया, ESDRs हो गया, ये 4 टॉपिक मैंने रख लिए। पार्टनरशिप आपको टाइम लगेगा, बाकी ईसॉप्स, बायबैक, ESDR इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाले AS 24, पूरा थियोरेटिकल AS है, कुछ आपको चीजें इसमें याद करनी है और कुछ नहीं है। तो सुबह सुबह का टाइम मैंने मेजरली देखा जाए तो पार्टनरशिप के ऊपर डिवोट किया है। ठीक, और उसके बाद आपका ईसॉप्स, बायबैक, ESDR और AS 24 करने का तरीका वही है सर, कॉन्सेप्ट्स हो गया, स्टडी मैट हो गया, और मार्क्ड क्वेश्चन या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हो गए। ठीक, ये आपने किया, 5 साढ़े 5 घंटे की आपने स्टडी दी, फिर आपने सर 1 घंटे का गैप लिया, फिर 1 घंटे का आपको ब्रेक लेना है। उसमें क्या करना है सर, उसमें कुछ नहीं करना, आपको नहाना धोना है, रेस्ट करना है, लंच करना है, जो मर्जी करो, 1 घंटा कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद फिर दोबारा आप स्टडी मोड पे जाओगे, लगभग 12:30 या 12 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक, मतलब थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करते रहना अपने हिसाब से, 12:30 से लेकर 4:30-5 बजे तक, मतलब अगेन आपको यहां पर 5 घंटे और यहां पर मोटा मोटा सर 4 से 5 घंटे आपको देने हैं। इन 4 से 5 घंटे में सर आपको क्या करना है, कंसोलिडेशन करना है। सबसे पहले कंसोलिडेशन उठाओगे, बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है, कंसोलिडेशन उठा लेना। लास्ट टाइम में इन्होंने कंसोलिडेटेड पीएल का क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार मुझे लगता है सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर छोटा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एलोकेशन, गुडविल, कैपिटल रिजर्व निकालने के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको कर जाना। AS 18 इसके साथ कवर हो जाता है, तो AS 18 कवर कर लेना। और 3 छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, रिलेटेड स्टैंडर्ड है, AS 4, AS 5 और AS 29। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको एक बार पढ़ के जरूर जाने चाहिए। AS 4, 5 और 29, यहां पर जो आपके 4 से 5 घंटे आपको ज्यादा टाइम कंसोलिडेशन में लगेगा, लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको कंसोलिडेशन में लगेंगे। उसके बाद 1.5-2 घंटे में आपके सारे चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे हो जाएंगे। करने का तरीका वही है सर, कॉन्सेप्ट्स, ICAI के स्टडी मैट के क्वेश्चंस और मार्क्ड क्वेश्चन या पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक, उसके बाद सर आपने वही 5:30, 5 जितना भी आपको पढ़ना है पढ़ लिया आपने, फिर 7 बजे तक फिर दोबारा आप एक रेस्ट मोड पे चले जाओगे। इसमें सर सोना है सो जाना, ठीक, अपना वॉक करनी है वॉक कर लेना, बस सोशल मीडिया से दूर रहना, किसी से बातें नहीं करनी है, टीवी वगैरह नहीं देखना है, कुछ भी मोबाइल में टाइम खराब नहीं करना है, रेस्ट करना है, जैसे मर्जी रेस्ट करो, म्यूजिक सुन लो, जो मर्जी रेस्ट करो, फैमिली के पास बैठ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी से दोस्तों यारों से बातें यहाँ पर ना आपको नहीं करनी है, वो टाइम खराब कर देंगी चीज आपकी। ठीक, फिर आप क्या करोगे सर, 7 बजे दोबारा पढ़ने बैठोगे, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का आपको स्लॉट निकालना है 5 घंटे का। इन 5 घंटे में आप क्या करोगे सर, अगेन एक आपका बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज योर अमेलगमेशन।
ठीक, तो अमेलगमेशन करोगे जिसमें से क्वेश्चन सर डेफिनेटली पूछा जाता ही जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वैसे इन्होंने लास्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम में 5 नंबर का क्वेश्चन इंटरनल से पूछा है, तो इस बार मुझे लगता है सर शायद ना पूछे। अमेलगमेशन का एक बड़ा क्वेश्चन 10-15 नंबर का पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है अमेलगमेशन को। और एक आप कर लेना सर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन लास्ट टाइम इन्होंने सर बहुत ही छोटा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ सरप्लस एलोकेशन का। इस बार मुझे लगता है सर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इससे सर 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से पूछा जा सकता है इस बार। ठीक, तो इसको करके जाना। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये देख जाना है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल सिंपल सा स्टैंडर्ड है। ठीक, इसको करके जाओगे। करने का तरीका वही है सर, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और मार्क्ड क्वेश्चंस। क्लियर है? तो ये आपके सर डे 13 की बात होगी, और यहां पर हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया। यहां पर मेरा सिलेबस भी पूरा हो गया है। अब अगला जो दिन है 14 दिसंबर, जो कि आपका सर एग्जाम डे है, इस पे आप लोग क्या करोगे? सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, 6 बजे लगभग उठ ही जाओगे, तो 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक क्या करोगे? सबसे पहले अगर आपका कोई पेंडिंग टॉपिक बचा है उसको ध्यान दोगे। कोई अगर आपका टॉपिक बच गया है उसको ध्यान दोगे। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सर आपका 13 तक आपका सब कुछ हो जाए। हो सकता है सर एक आध कोई स्टैंडर्ड आपका बच जाए, कोई एक आध चैप्टर आपका बच जाए, तो उससे घबराना नहीं है कि सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हो जाएगा। अगले दिन 14 जो एग्जाम वाला दिन है, उसमें भी सुबह के आपके पास 5-6 घंटे होते हैं, वहां पर भी आप कवर कर सकते हो। तो उठते ही सबसे पहले सर जो आपका पेंडिंग टॉपिक बच रहा है उसको कवर कर लेना। बिना घबराए, बिना टेंशन लिए उसको कवर कर लेना। ठीक, अगर वो कवर हो जाए, या अगर वो पहले ही कवर हो चुका, आपका सिलेबस पूरा हो गया, तो आपको क्या करना है सर? अगले दिन आपको सिर्फ आरटीबीज और एमटीबीज के ऊपर टाइम देना है। उठते ही सर आरटीबीज और एमटीबीज देखने शुरू कर देना। आरटीबीज और एमटीबीज देखते ही आपकी क्विक रिवीजन एक दो बार दोबारा हो जाती है, एक बार दोबारा आपकी रिवीजन हो जाती है। तो आरटीबीज एमटीबीज जरूर देख के जाना है, कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट के। ठीक, 6 से 8:30 बजे तक, फिर उसके बाद 1 घंटे में आप रेडी वेडी हो जाना, फिर दोबारा 9:30 से 11:30 12 बजे तक, जितना भी सर आपके सेंटर के हिसाब से है। दूर सेंटर है तो 11:30 तक पढ़ लेना, पास में सेंटर है तो 12 बजे तक पढ़ लेना, बस 12 से ऊपर नहीं पढ़ना। क्योंकि बच्चे तो क्या करते हैं सर, एग्जाम हॉल तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से सर 12 बजे तक अगर आपने जितना पढ़ लिया, उसके बाद आप जबरदस्ती आप लगाए जाओ माइंड, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, कितनी चीजें उसके अंदर भर दोगे। एक बार जितने लेवल तक आपकी भर गई है, उसके बाद खत्म, फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जो आपके माइंड में है वो सब आपको पेपर में सामने निकालना है। ठीक, ये चीज आपको करनी है। आरटीबीज और एमटीबीज जरूर, मतलब जो एग्जाम वाले दिन है, जो डे 3 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना सर, आरटीबीज और एमटीबीज के ऊपर टाइम लगाना है। और अगर कोई पेंडिंग टॉपिक बच गया तो वो देख लेना। ध्यान रहे सर, लास्ट के जो 1.5 दिन है एग्जाम डेज में, आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है। बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार सोचते हैं कि ये टॉपिक बच गया, एक बार मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। नया टॉपिक बिल्कुल नहीं छूओगे, क्योंकि नया टॉपिक आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, एग्जाम के डेज में नया टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मेंटल प्रेशर ही इतना होता है कि भाई नया टॉपिक करूं या जितना कर लिया उसको रिवाइज करूं। जबरदस्ती नए टॉपिक के चक्कर में पड़ोगे, जो करा है वो भी भूल जाओगे। तो एग्जाम डेज में आपको बिल्कुल भी कोई नया टॉपिक नहीं छूना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, तो सर ये आपको प्रिपरेशन का तरीका है जो आपको फॉलो करना है फॉर योर एडवांस अकाउंटिंग। सर एडवांस अकाउंटिंग में नंबर लाना बहुत आसान होता है। अकाउंटिंग के कंपैरिजन में, ग्रुप 1 अकाउंटिंग के कंपैरिजन में ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग में नंबर लाना आसान है। अगर आप ग्रुप 2 अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, तो यहां पर ग्रुप 1 अकाउंटिंग से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। बस बच्चा क्या करता है, या तो ग्रुप 2 अकाउंटिंग को ज्यादा सीरियसली पढ़ता ही नहीं है। जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, यही चीज होती है। बच्चा सोचता है ग्रुप 1 अकाउंटिंग कर लिया तो ग्रुप 2 अकाउंटिंग तो हो ही जाएगी। वो थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि भाई ग्रुप 2 अकाउंटिंग तो हो जाएगी, ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग में दिक्कत आनी नहीं है। वो बाकी सब्जेक्ट्स में, ऑडिट, ईआईएस, एफएम, इनमें लगा रहता है, एडवांस अकाउंटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। वो कहता है ये तो मैं कर लूंगा, एक बार देखूंगा हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। फिर सबसे कम नंबर इसी में आते हैं। तो प्लीज आपको इसमें भी इक्वली टाइम देना है, और इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने इसमें ढंग से टाइम दिया है तो इसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 90 प्लस भी आपके एडवांस अकाउंटिंग में नंबर आ सकते हैं। बस थोड़ा सा तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है जी, तो ये सब बातें थी अबाउट प्रिपरेशन, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करके चलना चाहिए। कुछ जनरल बातें और देख लेते हैं, जो जनरल टिप्स जो आपको हर एग्जाम में अपना लेनी चाहिए। सेंटर पे आपको एटलीस्ट 60 मिनट्स पहले, 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंचना चाहिए। कोविड की सर पूरी प्रिकॉशन लेके चलना, कोविड अभी भी है तो कोविड की प्रिकॉशन लेनी है आपको। हैवी मील्स आपको अवॉइड करनी है एग्जाम डेज में, कोई भी हैवी मील्स वगैरह मत लेना, थोड़ा लाइट रखना अपने आप को। ठीक, भगवान का नाम लेना सर, भगवान का नाम लोगे पॉजिटिविटी आती है, जरूर करना चाहिए। 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर।
15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। 15 मिनट में सर हमें क्या करना है? सबसे पहली गलती, आपको सर कंपलसरी क्वेश्चन को मत रीड नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं सर, 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम उन्हें मिलता है वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं। उससे होगा क्या? 15 मिनट आप क्वेश्चन 1 पढ़ने में ही लगा दोगे, जबकि क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है, जो आपको करना ही करना है, उसको पढ़ के कर भी क्या लोगे? तो पहला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है 15 मिनट में। आपको क्या करना है, बाकी जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि जो आपको नहीं करना, क्योंकि एक क्वेश्चन की चॉइस है आपके पास। तो आपको जो क्वेश्चन स्किप करना है वो ढूंढ लो पहले, और उस पर लगा दो बिल्कुल काटा कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना है। वो डिपेंड करता है सर आपको कौन सा चैप्टर में दिक्कत है, जो भी है क्वेश्चंस पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक, तो उसमें बिल्कुल काटा लगा दो, और एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया उसको सर रिवोक मत करना दोबारा। मतलब जो आपने सोच लिया कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना, ऐसा ना हो सब पेपर करते करते आपको लगे कि यार इसको छोड़ के मैं ये छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। मतलब कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करनी है। एक बार पहले ठंडे दिमाग से सोच लेना कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, उसको बिल्कुल काटा लगा देना, सोच लेना कि वो आपके एग्जाम पेपर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं उसमें फिर आप क्या करोगे सर, सीक्वेंस बना लेना कि पहले कौन सा क्वेश्चन करूंगा, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। ऑब्वियसली सर पहले वही क्वेश्चन करोगे जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता है। ठीक, तो एक सीक्वेंस आपकी बना लेना। तो ये आपको करना है सर, सीक्वेंस आप बना लेना। और जो कंपलसरी क्वेश्चन है, ना तो कंपलसरी क्वेश्चन स्टार्टिंग में करो, ना कंपलसरी क्वेश्चन एंड में करो, उसको कहीं बीच में करना है आपको, या एक दो क्वेश्चंस के बाद कर लेना, एक क्वेश्चन के बाद कर लेना, डिपेंड करता है। क्योंकि सर कंपलसरी क्वेश्चन एएस का क्वेश्चन है, एएस का क्वेश्चन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में करो, क्योंकि एएस में पूरे पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, बच्चा इतना प्रॉपर नहीं लिख नहीं पाता। तो स्टार्टिंग में एएस का क्वेश्चन करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, बीच में करना। ठीक, एएस का नाम और नंबर आपको अच्छे से याद करना है, रट लो, ये तो रटना ही पड़ेगा, कोई और लॉजिक है ही नहीं। एएस के नाम और नंबर को अच्छे से रट लो। आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में अगर आपने एएस का नाम नंबर कोट नहीं किया, एक नंबर वहीं कट जाता है। एएस का नाम नंबर आपको जरूर देना है, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। जैसे मान लो आपका लीजेस का क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल, तो आप लिखोगे एज पर AS 19 लीजेस, या एज पर AS 20, इसका भी प्रैक्टिकल आ सकता है, अर्निंग पर शेयर। फिर आप अपना आंसर शुरू करोगे। एएस का नाम नंबर आपको जरूर देना, चाहे थ्योरी क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल हो। एक लाइन एएस के नाम नंबर की दोगे, एक नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद सर आप करते रहना अपना आंसर। ठीक, क्योंकि सर एएस का नाम नंबर दिए बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट लगता है, तो एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा। ठीक, आंसर को सर आप बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में दोगे, वर्किंग नोट एजम्पशंस आप क्लियरली बनाओगे। फॉर्मेट का मेरा मतलब यह है कि सर आपको कोई ऐसा कोई स्केल पेंसिल से फॉर्मेट नहीं बनाना, नॉर्मल पेन से फॉर्मेट बनाओगे, लेकिन फॉर्मेट प्रॉपर होगा। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड, कंपनी का नाम लिमिटेड, एज ऑन दिस। कई बार क्या करते हैं बच्चे, बैलेंस शीट तो बना के आ जाता है लेकिन ऊपर लिखता ही नहीं है। एग्जामिनर को आपको हाईलाइट करवाना पड़ेगा कि आप ये जो स्टेटमेंट बना रहे हो ये क्या है। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट लिखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखो, कोई अकाउंट बनाया तो उस अकाउंट का नाम लिखो। इसको बोलते हैं सर प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। स्केल पेंसिल का मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें बिल्कुल पेन से बनाना है, स्केल भी यूज नहीं करना। लेकिन जो बना रहे हो आपको ऊपर हेडिंग देनी पड़ेगी कि क्या बना रहे हो, और क्लियरली साफ सुथरा, कटिंग वटिंग थोड़ी अवॉइड करना। कोई भी कैलकुलेशन करते हो सर उसकी वर्किंग नोट आपको जरूर देनी है, बिना वर्किंग नोट के सर आंसर अधूरा लगेगा, मार्क्स कटते हैं। ठीक, कोई भी अगर चीज आपने एज्यूम करी है तो आपको अपनी एजम्पशन जरूर देनी है। कई बार क्या होता है आपका आंसर और जो सजेस्टेड आंसर है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में कोई एजम्पशन लेके काम किया है और आपने अपनी कोई एजम्पशन ली है। तो अगर तो आपने अपनी एजम्पशन जो आपने ली है वो आपने आंसर में लिख दिया है कि भाई एज्यूमिंग दिस, नोट देके आपने अपनी एजम्पशन ले ली है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी एजम्पशन देकर आंसर किया है और आपने आंसर में एजम्पशन को लिखा ही नहीं है, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट चेक करेगा कि आपका आंसर स्टडी मटेरियल का आंसर मैच नहीं कर रहा, तो वो आपका आंसर बिल्कुल काटा लगा देगा। भले ही आपने अपनी एजम्पशन के हिसाब से काम कर दिया, लेकिन अगर आप एज्यूम कुछ कर रहे हो तो आपको एजम्पशन में देना पड़ेगा, नहीं तो इसके मार्क्स कटते हैं, ध्यान रहिए पॉइंट। ठीक, उसके बाद सर आप प्रॉपर स्टेशनरी वगैरह ले जाना, ब्लैक बॉल पेन ले जाना, अपने ब्लैक बॉल पेन से पेपर करना होता है पता ही आपको। कैलकुलेटर वगैरह ऑब्वियसली लेके जाओगे, प्रैक्टिकल कार्ड है। उसके बाद एडमिट कार्ड सर भूल मत जाना, एडमिट कार्ड ले जाना अपना। ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने एग्जाम के बाद आंसर्स किसी भी से भी डिस्कस नहीं करने, ये ध्यान रहे। किसी भी पेपर में एग्जाम के बाद आपको अपने आंसर किसी से भी डिस्कस नहीं करने होते हैं। ना तो आपको अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करने हैं, ना आपको फैकल्टी से डिस्कस करने हैं। मेरे पास भी प्लीज कोई मैसेज ना आ जाए एग्जाम डेज में,
कि सर ये किया है तो क्या मार्क्स होगा, नहीं। एग्जाम के बाद जो मर्जी पूछो, एग्जाम डेज में कुछ नहीं, ठीक। और ना ही आपको क्या करना है सर, अपनी बुक में से आंसर वेरीफाई करना है। पेपर देकर आए, क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल साइड कर दो, अगले पेपर की प्रिपरेशन शुरू करो। क्योंकि समझो इस बात को, अगर आपने पेपर डिस्कस किया, कुछ चीजें चेक करी और वो निकल गई गलत, टेंशन क्रिएट हो जाएगी और उस टेंशन की वजह से आपका अगला पेपर अफेक्ट हो जाएगा। वो आपको नहीं करनी है गलती। जो करके आ रहे हो सर, कॉन्फिडेंट रहो और अच्छे से तैयारी करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आपको अपनी प्रिपरेशंस के ऊपर पॉजिटिव रहना है। आपने चाहे तैयारी सर पूरी ना करी हो, आपने 90% कोर्स क्यों ना करा हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जितना किया है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने उतना कवर कर लिया, अच्छे से किया। ये ध्यान रहे, ये गलतियां कुछ जो होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। कॉन्फिडेंट रहना अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, ठीक। एक पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर लेता हूं। आप जो भी क्वेश्चन करोगे सर, वो एक फ्रेश पेज से होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन करोगे वो एक फ्रेश पेज से होना चाहिए। मतलब आपने लेट्स से स्टार्टिंग करी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपने किया, तो आप ऊपर लिखोगे, जो आपकी आंसर शीट होती है ना, ये आपकी आंसर शीट ऐसे कुछ मिलेगी आपको। आंसर शीट ऐसे लाइन डली होगी, तो ये आपकी आंसर शीट होगी। पहले तो सर यहां पर कुछ मार्जिन्स बना लेना, मार्जिन्स बनाकर काम करना है। ऐसा नहीं सर बिल्कुल कोने कोने से चिपका चिपका के लिख रहे हो, नहीं। ये आपकी आंसर शीट है, आपको दोनों साइड पे क्या करना है सर, थोड़े थोड़े मार्जिन जरूर बनाने हैं, साफ सुथरा लगेगा फिर आपका आंसर। और आपको ऊपर जरूर मेंशन करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, बड़ा बड़ा लिख देना क्वेश्चन नंबर 2A। फिर आप अपना आंसर शुरू करना, ठीक। तो मान लो ये पेज नंबर 1 है, फिर आप पेज नंबर 2 पे पहुंचे, ये आपका पेज नंबर 2 है, ठीक। यहां पर करते 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 क्या हुआ सर, यहां पर ये वाली लाइन पे अलग कलर से कर देता हूं, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2A खत्म होता है। अब अभी भी आपके पास सर स्पेस बचा हुआ है, तो क्या इस स्पेस में आप अगला क्वेश्चन स्टार्ट करोगे? आंसर इज नो। हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। मान लो आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2B, तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। भले ही आपके पास स्पेस बच जाए, उससे कोई कंजूसी आपको नहीं दिखानी है, आपको नया आंसर फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करना है। ये ध्यान रहे, साफ साफ खुला खुला लिखोगे, फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे, ठीक। सीक्वेंस तरीके से रखना, ऐसा ना हो कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A कर दिया पहले, फिर 1C कर दिया, फिर 3C कर दिया, फिर 4D कर दिया। ऐसे मत करना, वो बहुत गलत तरीका होता है। जो भी क्वेश्चन उठा रहे हो उसको पूरा सॉल्व करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, उसमें आप ऊपर नीचे कर लो, 2A 2B में उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 2 कर रहे हो तो 2 पूरा होना चाहिए। मान लो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2B कर दिया, क्योंकि 2A आपको भी नहीं आ रहा समझ में क्या कैसे करना है, तो आपने 2B सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करोगे सर, 2A के लिए स्पेस छोड़ दो। ये तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा सर कौन सा क्वेश्चन कितना स्पेस लेगा, तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही छोड़ के चलना। मान लो 1.5 पेज है तो 2 पेज पूरे पूरे छोड़ देना, ठीक। तो 2A के लिए आपने स्पेस छोड़ा, फिर आप क्या करोगे, स्पेस के बाद 3A पे चले जाओ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको कवर करके चलना है, थोड़ी प्रेजेंटेशन के ऊपर आप ध्यान दोगे। बात समझ में आती है? तो सर ये मेरे हिसाब से कुछ प्रिपरेशन प्लानिंग है, इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके चलो, डेफिनेटली सर आपके अच्छे नंबर आएंगे और टाइमली आपका कोर्स भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो सर मेरा नंबर सामने आपको दिख रहा है 9717175748। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे व्हाट्सएप डाल देना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल वॉल मत करना, कॉल पिक नहीं होता है, व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप करके छोड़ देना, मैं आपको डेफिनेटली जितना कोशिश हो सकेगी मैं जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है जी। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। और जिनका सर सिर्फ ग्रुप 2 का ही पेपर बचा है, एडवांस अकाउंटिंग से शुरुआत उनकी हो रही है, तो वो क्या करोगे, वो 12 तारीख मॉर्निंग से शुरू कर लेना, ठीक। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, बेटर रहेगा। सीक्वेंस यही रखो, इसी ऑर्डर में आपको चलना है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक। बस सुबह से स्टार्ट कर लेना, थोड़ी बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से अपनी तैयारी करो, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।